क्या आपने कभी सोचा है कि एक कटोरी सूप में भी किसी की पूरी जिंदगी की कहानी छुपी हो सकती है? तो चलिए देखते हैं ये पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से रेस्टोरेंट से, जहां एक आदमी बड़े मन से ओरिजिनल रेमन नूडल्स बना रहा है। एक पूरी मुर्गी की खाल उतारकर पानी में डाली जाती है, फिर तरह तरह के मसाले, फिर सबसे जरूरी चीज पोर्क, फिर कुछ ताजी सब्जियां। धीरे धीरे एक ऐसा नूडल सूप तैयार होता है जिसकी खुशबू ही बता देती है कि इसमें कितना प्यार डाला गया है। बाहर देखिए, रेस्टोरेंट के गेट पर भीड़ लगी है। ना वीकेंड की शर्त, ना किसी खास दिन का इंतजार। यहाँ हर रोज लोगों की लाइन लगती है, सिर्फ इस एक आदमी के हाथ का बना खाना खाने के लिए। यही है रेस्टोरेंट के मालिक, मसेट के पापा। और ये लड़का जो कोने में खड़ा है, यही है हमारी कहानी का हीरो, मसेट। साथ में है पापा का छोटा भाई, यानी मसेट का चाचा। लोग यहाँ सिर्फ एक वजह से आते हैं, पापा के हाथ का बना वो लाजवाब रेमन। लेकिन जो शख्स इतनी मोहब्बत से दूसरों की थाली भरता है, उसके अपने अंदर एक गहरा सूनापन छुपा है। वजह है उनकी पत्नी की मौत। उसके बाद से पापा खोए खोए से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि अपने बेटे मसेट का हाल तक नहीं पूछते। काम खत्म करके वो सीधा बार में जा बैठते हैं, अकेले शराब पीते हुए, क्योंकि आज उनकी पत्नी की बरसी है। मसेट अपने पापा के इस रवैये से टूट चुका है। एक ही छत के नीचे बाप बेटे, फिर भी बीच में एक खामोशी की दीवार खड़ी है। वो अपना दुख अपने चाचा के सामने रख देता है। चाचा समझाते हैं, तुम्हारी माँ से वो इतना प्यार करते थे कि उनके बिना ये जिंदगी उन्हें बोझ लगती है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं भैया को समझाऊंगा। चाचा उसी रात बार में जाकर भाई को समझाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें जितना भी दुख हो अपने बेटे के बारे में तो सोचो। इस तरह उसे अनदेखा करते रहोगे तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन पापा अपने ही दुख में डूबे रहते हैं। चाचा बस इतना कर पाते हैं कि उन्हें संभाल कर घर ले आते हैं। उधर मसेट काम के बाद घर लौटता है। पापा वहीं उसी हाल में नशे में पड़े हैं। बाप को भले बेटे की फिक्र ना हो, लेकिन बेटे के दिल में बाप के लिए प्यार कम नहीं होता। मसेट उन पर चादर डालता है और खुद किचन में जाकर कुछ बनाने लगता है। असल में मसेट को एक कुकिंग ब्लॉग पढ़ने का शौक है। एक औरत लिखती है सिंगापुरियन और चाइनीज डिशेज पर। मसेट उसका बड़ा फैन है, हर पोस्ट पर कमेंट करता है, कुकिंग को लेकर सवाल पूछता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी है, पर आज तक कभी आमने सामने नहीं मिले, क्योंकि वो ब्लॉगर सिंगापुर में रहती है। अगली सुबह पापा जल्दी उठकर खाना बनाते हैं। दोनों साथ बैठकर खाते हैं, पर एक लफ्ज नहीं बोलते। पापा अपने ही ख्यालों में खोए रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद मसेट और चाचा भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन ये क्या, पापा बेहोश पड़े हैं। दोनों घबराकर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ को खोए कुछ वक्त बीत चुका था और अब पापा भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। मसेट अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो पहली बार पापा के कमरे में जाता है, जहां वो कभी नहीं गया था। वहां एक पुराना सूटकेस मिलता है, उसमें माँ की चीजें, कुछ एल्बम, मसेट के बचपन की तस्वीरें, यहाँ तक कि उसके पहले कदमों के निशान तक माँ ने संभाल के रखे थे। यही पता चलता है मसेट की माँ भी एक बेहतरीन शेफ थी। सिंगापुर में उसका परिवार एक रेस्टोरेंट चलाता था। पापा काम के सिलसिले में वहां गए, मुलाकात हुई, प्यार हो गया, पर माँ के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। फिर भी दोनों ने शादी कर ली और जापान आ गए। उन्हीं चीजों के बीच मसेट को माँ की एक चिट्ठी और डायरी मिलती है। वो चाचा से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पापा का दुख समझना चाहिए था, पर मैं तो बस उनसे शिकायत करता रहा। चाचा समझाते हैं, खुद को दोष मत दो, माँ के जाने के बाद से ही भैया अंदर से टूट गए थे। शुरुआत में ये छोटी सी नूडल शॉप ठीक से चलती भी नहीं थी, पर तुम्हारी माँ को सिंगापुरियन डिशेज आती थी, पापा को जापानी। दोनों की मेहनत ने इस जगह को खड़ा किया। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मसेट फैसला करता है, मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ। माँ की डायरी में उनके परिवार के रेस्टोरेंट का पता लिखा है, वहीं मामा और नानी भी रहते हैं। मैं वहीं जाकर सीखूंगा। चाचा कहते हैं, जो सही लगे बेटा वही करो, मैं साथ हूँ। अगले ही दिन मसेट अपने डॉग को पड़ोसी के पास छोड़कर सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लेता है। दरअसल छोटी उम्र में मसेट कुछ साल यहीं सिंगापुर में भी बिताया था, इसलिए ये शहर उसके लिए बिल्कुल अजनबी नहीं। वो उन गलियों में जाता है जहाँ कभी माँ के साथ घुमा करता था, फिर उस पते पर पहुंचता है जहाँ नानी के परिवार का रेस्टोरेंट हुआ करता था, पर वहां अब सन्नाटा है। दुकान बंद पड़ी है। उसे उम्मीद थी यहाँ मामा नानी मिलेंगे, पर कोई नहीं। दिल भारी हो जाता है। यही फ्लैशबैक में दिखता है। पापा जापान से सिंगापुर एक रेमन रेस्टोरेंट खोलने के इरादे से आए थे। भाषा नई, शहर नया, सब कुछ अजनबी। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां एक लड़की पूछती है, आप बताइए क्या लेंगे। यही थी मसेट की माँ। पापा हैरानी से पूछते हैं, आपको जापानी आती है? माँ मुस्कुरा कर कहती है, एक जापानी टीवी शो देखकर थोड़ी थोड़ी सीख ली। पापा एक पोर्क सूप ऑर्डर करते हैं और उसका स्वाद चखते ही चौंक जाते हैं। माँ बताती है, ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। बातचीत बढ़ती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही समझ बनने लगती है। वापस वर्तमान में मसेट एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी मिली नाम की एक औरत आती है। यही वो ब्लॉगर है जिसे मसेट सालों से पढ़ता आया है। मिली उसे एक खास जगह ले जाती है जहां एक लाजवाब चिकन राइस बनता है। मसेट पहली बार चखता है और तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। जैसा आपने ब्लॉग में लिखा था, बिल्कुल वैसा ही टॉप नॉच। बात होते होते मसेट बता देता है कि वो अपनी माँ का पुराना रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है, जो कि अब बंद है। मिली कहती है, शायद शिफ्ट हो गया हो। तुम्हारी माँ का परिवार पोर्क सूप बनाता था ना, तो ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ गिनती के ही रेस्टोरेंट्स हैं जो एक खासियत रखते हैं। बातों बातों में मसेट को मिली के बारे में भी पता चलता है। जापानी मूल की, शादी के बाद सिंगापुर आई, अब तलाकशुदा, अपने बेटे के साथ रहती है, एक लग्जरी बार में काम करती है।
शाम को मिली उसे एक आदमी से मिलवाती है जो सिंगापुर में रेमन नूडल्स की चेन चलाता है। बातचीत में मसेट बताता है कि उसके पापा भी शेफ थे, पर रेमन नहीं, काइसेकी बनाते थे, यानी पारंपरिक जापानी मल्टी कोर्स डिनर। यहाँ एक और फ्लैशबैक, माँ पापा की नजदीकियां अब बढ़ चुकी थी। पापा उसके लिए खास डिनर तैयार करते। माँ हैरान होकर कहती, इतना अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। बदले में अगले हफ्ते वो पापा को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ के व्यंजन पापा ने जिंदगी में कभी चखे ही नहीं थे। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं, प्यार गहराता है और आखिरकार दोनों घर वालों को बिना बताए शादी कर लेते हैं। वर्तमान में मसेट मिली को माँ की डायरी दिखाता है जो मैंड्रिन में लिखी है। मिली पढ़कर जापानी में सुनाती है और मसेट को एहसास होता है कि माँ उससे कितना प्यार करती थी। डायरी में एक लाइन दिल चीर देती है, उम्मीद है एक दिन मेरी माँ मुझे माफ कर देगी, फिर से अपना लेगी। मसेट को पता तो था कि माँ पापा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, पर यह नहीं पता था कि इस फैसले ने माँ और नानी के बीच इतनी गहरी दरार डाल दी थी। डायरी में एक चित्र भी है, मसेट, माँ, पापा, नानी, मामा, सब एक साथ। शायद यही थी माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश, पूरा परिवार एक छत के नीचे। आगे डायरी में पोर्क सूप की रेसिपी भी मिलती है। मिली उसे एक पुरानी दुकान ले जाती है जहां सालों से पोर्क बोन ब्रोथ बनाया जाता है। दुकान का मालिक मसेट की बचपन की फोटो देखकर तुरंत पहचान लेता है, अरे ये तो जॉन का परिवार है। जॉन अब एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ है, वहीं मिल जाएंगे तुम्हें। इस सुराग को पकड़कर मसेट और मिली उस बड़े रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां जॉन अब शेफ है। पोर्क सूप ऑर्डर करते हैं और स्वाद चखते ही मसेट को झटका लगता है। बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा बचपन में माँ के हाथ का चखा था। तभी जॉन खुद टेबल पर आता है, पूछता है, सूप कैसा लगा? मसेट फोटो दिखाता है। मामा का चेहरा उतर जाता है। भांजे को पहचानते ही भावुक होकर गले लगा लेते हैं। जॉन उसे अपने परिवार से मिलवाता है, बताता है, ये मेरी बहन का बेटा है, बचपन में मेरे पीछे पीछे घूमता था। मामा ये बनाओ वो बनाओ। जब पता चलता है कि पापा भी नहीं रहे, जॉन कहता है, अब यही तुम्हारा घर है, यहीं रहोगे तुम। मसेट संकोच करता है तो जॉन थोड़ा नाराज होकर कहता है, इतना क्यों सोचते हो? नहीं रहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। एक तरफ पेरेंट्स को खोने का गम, दूसरी तरफ परिवार मिलने की खुशी। मसेट को थोड़ा सुकून मिलता है। वो जॉन से पूछता है, मुझे वो पोर्क सूप बनाना सिखाएंगे? मैं जापान में अपने रेस्टोरेंट में बनाना चाहता हूँ। जॉन मुस्कुराकर कहता है, मुश्किल है, पर मामा के रहते फिक्र मत करो, कदम कदम सिखाऊंगा। पर जब मसेट पूछता है, माँ और नानी के बीच आखिर हुआ क्या था, जॉन का चेहरा उतर जाता है। बस इतना कहता है, वक्त आने पर बताऊंगा। अगले दिन मामा उसे रेस्टोरेंट ले जाकर पूरी रेसिपी सिखाता है। मांस को ठीक 2 इंच के टुकड़ों में काटना, फिर धीमी आंच पर 5 घंटे पकाना, फिर मसाले डालकर और 5 घंटे। पूरे 10 घंटे की मेहनत, तब जाकर तैयार होता है वो परफेक्ट सूप। एक शाम मसेट मिली के घर जाता है। मिली का बेटा भी किचन में उसकी मदद कर रहा होता है और ये नज़ारा मसेट को अपना बचपन याद दिला देता है। भावुक होकर वो कहता है, तुम दोनों को देखकर मुझे खुद और अपनी माँ याद आ गई। माँ का पुराना एप्रन आज भी संभाल कर रखा है मैंने, कभी धोने का मन नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे उसमें अब भी माँ की एक हल्की सी खुशबू बाकी है। फिर एक दिन जॉन मसेट को नानी के घर ले जाता है। नानी पोतियों को देखकर खुश होती है, पर मसेट की तरफ इशारा कर पूछती है, ये किसका बेटा है? जॉन कहता है, माँ ये भी तुम्हारा ही है। एक पल की खामोशी, फिर नानी का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वैसे नानी को सिर्फ मैंड्रिन और इंग्लिश आती है, जापानी बिल्कुल नहीं। इसलिए जब भी मसेट और नानी के बीच सीधी बात होती है, बीच में जॉन या मिली तर्जुमे का काम करते हैं। मसेट को कुछ समझ नहीं आता, आखिर नानी ने उसे यूं नज़रअंदाज क्यों किया। अंदर नानी बेटी की तस्वीरें देखकर रोने लगती हैं। सच तो यह है कि उन्हें अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार था, पर तकलीफ किसी और वजह से थी। 1942 में जब जापान ने सिंगापुर पर कब्जा किया था, नानी के पति यानी मसेट के नाना जापानी सेना के हाथों मारे गए थे। उसी दर्द ने नानी से एक कसम दिलवाई थी, अपनी बेटी की शादी कभी किसी जापानी से नहीं होने देंगी। जॉन ने उस वक्त भी माँ को समझाने की पूरी कोशिश की थी। यह सच है कि जापानियों ने हम पर कब्जा किया, पापा को खोया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर जापानी बुरा है। मिली को उसका प्यार मिल गया है, वो खुश रहेगी। बेवजह नफरत ठीक नहीं माँ। पर नानी अपनी जिद पर अड़ी रही। शादी के बाद जब माँ अपने नवजात बेटे को लेकर मिलने आई, गिड़गिड़ाई, माँ मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई, कम से कम इस मासूम का चेहरा तो देख लो। तब भी नानी ने दरवाजा नहीं खोला। ये सब याद करके नानी वर्तमान में भी टूट जाती हैं। जॉन मसेट को समझाता है, जो गुस्सा माँ के दिल में तुम्हारी माँ के लिए था, वो शायद अब तुम पर उतर रहा है, उन्हें थोड़ा वक्त दो। मसेट उदास होकर एक म्यूजियम जाता है जहाँ 1942 के दौर की तस्वीरें और जापानी फौज के जुल्मों की कहानियां लगी हैं। देखकर उसे लगता है शायद नानी का गुस्सा गलत नहीं, पर फिर सोचता है एक देश की फौज की गलती के लिए हर आम इंसान को जिम्मेदार ठहराना भी तो सही नहीं। दिल भारी होने पर वो फिर माँ की डायरी खोलता है जिसमें लिखा है कि सिंगापुर छोड़ने के बाद माँ को अपनी माँ की कितनी याद सताती थी। जापान में एक परंपरा है, एक गुड़िया जिसकी बस एक आंख बनाई जाती है जब कोई ख्वाहिश मांगी जाए, और दूसरी आंख तब बनती है जब वो ख्वाहिश पूरी हो। माँ ने ऐसी एक गुड़िया रखी थी, एक ही आंख बनी, ख्वाहिश थी बस इतनी, काश मेरी माँ मुझे समझे, मुझे फिर से अपना लेफ्टिनेंट। ये पढ़कर मसेट के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है। मिली के साथ बार में बैठकर वो जमकर पीता है, बड़बड़ाता है, उस बुढ़िया ने मेरी माँ के साथ इतना क्यों किया, आखिर वो उनकी अपनी बेटी थी। नशे में धुत मसेट सीधा नानी के घर पहुंच जाता है। जापानी में चिल्लाता है,
अंदर बैठकर कौन सा ड्रामा देख रही हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? इस डायरी को पढ़ो। मेरी माँ तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही और तुमने आखिरी सांस तक उसे अपनाया नहीं। नानी को जापानी समझ नहीं आती, पर गुस्सा जरूर समझ आ जाता है। मैंड्रिन में कहती है, नशे में हो, कल होश में आकर बात करना। मसेट डायरी उनके हाथ में थमाकर लड़खड़ाते हुए निकल जाता है। जाने से पहले ये लो, पढ़ोगी तो शायद तुम्हारी जिद का भूत उतर जाए। अगली सुबह मिली का मैसेज आता है, घर सही पहुंचे थे ना? तब मसेट को होश आता है कि रात को क्या हो गया था। घबरा कर वो सोचता है, कहीं मैंने नानी को कुछ बोल तो नहीं दिया। रात भर की बातें याद करके उसे शर्मिंदगी होती है। नशे में सही, पर उसने नानी से जो लहजा अपनाया था वो गलत था। वो खुद से कहता है, चाहे नानी की गलती हो चाहे मेरी, इस तरह चिल्लाकर तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। यही अपराध बोध उसे आगे कुछ करने पर मजबूर करता है। गलती सुधारने के लिए वो जॉन के किचन में जाकर पोर्क सूप बनाता है और इस बार एक नया आइडिया आता है। रेमन नूडल्स और पोर्क सूप को मिलाकर एक बिल्कुल नई डिश। जॉन हैरान होकर पूछता है तो मसेट सारी बात बता देता है, कल रात का कांड और अब इस डिश के जरिए नानी का दिल पिघलाने की कोशिश। दोनों मिलकर डिश तैयार करते हैं। रेमन उस रेस्टोरेंट से जहां मिली ने मुलाकात करवाई थी और उसमें मिलाया हुआ वही खास पोर्क सूप। मसेट डिश लेकर नानी के दरवाजे पर जाता है, उसे वहीं रखकर साथ में एक चिट्ठी छोड़कर चुपचाप वापस लौट आता है। चिट्ठी में बार बार माफी मांगते हुए लिखा होता है, प्लीज इसे एक बार चख लीजिए। नानी चखती हैं और आंसू रोक नहीं पाती। स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनकी बेटी बनाया करती थी। पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं। कैसे माँ जब भी मिलने आती, नानी दरवाजा तक नहीं खोलती, कभी घर से निकल जाती। पर दूर से देखकर जब जॉन उसकी केयर करता, नानी के अंदर एक खामोश खुशी भी होती थी। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। अपने अहंकार में उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। डायरी पूरी पढ़ने के बाद नानी आखिरकार अपनी जिद छोड़ देती हैं। बेटी को तो खो चुकी, अब उसके बेटे को नहीं खोऊंगी। वो मसेट से मिलने जाती है। मसेट डरा हुआ है, सोचता है शायद डांट पड़ेगी, पर नानी मुस्कुराकर कहती है, बेटा वो डिश जो तुम दे गए थे कमाल का था, बहुत बढ़िया। मसेट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नानी उसे बाजार ले जाकर सारी रेसिपीज के लिए सामान खरीदती है, अपने घर ले जाती है। वहां एक कमरा है जहां बेटी की यादें संजोई हुई थी। शायद हर बार जब याद सताती, नानी यहीं आकर बैठती थी। अब मसेट को समझ आता है, जितना दर्द माँ को नानी से दूर होकर हुआ था, उतना ही दर्द नानी को भी अपनी बेटी को खोकर हुआ था। दोनों मिलकर किचन में खाना बनाते हैं। नानी को लगता है जैसे उनकी बेटी उनके साथ है। साथ बैठकर खाते वक्त नानी रो पड़ती है, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अपनी जिद छोड़कर तुम्हें अपना लेना चाहिए था। मसेट उन्हें गले लगाकर सहलाता है और नानी को लगता है जैसे उनकी बेटी खुद उन्हें दिलासा दे रही हो। कुछ महीनों बाद मसेट ने सिंगापुर में ही अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। जापान लौटने का इरादा था, पर यहाँ उसे मामा और नानी में वो अपनापन मिल गया जो उसने पेरेंट्स के जाने के बाद खो दिया था। वो उस गुड़िया की दूसरी आंख भी बना देता है, क्योंकि माँ की आखिरी ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो चुकी थी। रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है वही रेमन और पोर्क सूप का अनोखा मेल, जो सबसे पहले नानी के लिए बना था। धीरे धीरे ये डिश और मसेट का रेस्टोरेंट दोनों मशहूर हो जाते हैं। चाचा भी वहां पहुंचकर डिश चखते हैं और गर्व से कहते हैं, बेटा इससे बेहतर कोई नहीं बना सकता। काम खत्म कर मसेट बाहर निकलता है तो एक पल के लिए उसे लगता है जैसे सामने उसके माँ पापा बैठे हों, उसका बनाया खाना खाकर मुस्कुरा रहे हों। बस एक ख्याल, एक एहसास जो उसके दिल को भर देता है। दिल भरकर बाहर आता है तो सामने मिली खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उस मुस्कान में साफ झलकता है कि दोनों के दिल की बात अब एक दूसरे तक पहुंच चुकी है। इसी खुशी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।